हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सिचुएशन ग्राफिकली। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took parts in mathematics in quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in क्विज़। सो हमें इसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड करने हैं। तो अब देख सकते हो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल टू वाई। जिसको फाइंड करना होता है उसी को हम लेट करते हैं, इसलिए गर्ल्स हमारे पास एक्स हो गई एंड बॉयज़ को वाई। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी आते हैं एंड बॉयज़ भी आते हैं, इसलिए इन दोनों का सम इज़ इक्वल टू 10 हम लिख चुके हैं। सेकेंड लाइन में हमें लिखा है इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। गर्ल्स को तो हमने एक्स कंसिडर किया था, उसको हमने एक्स मान लिया, इज़ इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज़ है तो 4 प्लस बॉयज़ का जगह हम वाई लिख लेंगे। आगे हम इसका बॉक्स कंप्लीट करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 माइनस वाई। अगर हम y को पहले 5 फिल करते हैं, आप देख सकते हो कि x इज़ इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह हम 5 फिल कर देंगे। 10 माइनस 5 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। दूसरे केस में हम y को 6 फिल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये 5 और 6 से फिल करना है, कोई भी नंबर्स आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम y को 6 फिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 6 और x की वैल्यू मिल जाएगी 4। यही वैल्यू हम बॉक्स में फिल कर देंगे। जब हमने y को 5 फिल किया था, x हमारे पास आ गया 5 एंड y को हमने फिल किया है 6, तो x आपके पास आ गया 4। दूसरे कंडीशन में हमें पहले से ही आपके पास x की वैल्यू गिवन दी गई है 4 प्लस वाई, तो इसमें y को हम पहले 1 फिल करेंगे। जैसे हम 1 फिल करेंगे आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। दूसरे केस में हम y को 0 फिल करेंगे, सो x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 0, x की वैल्यू इसमें कितनी आ गई 4 आ गई। ये वैल्यू को भी बॉक्स में फिल कर देंगे। y हमारे पास 1 आया और x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। दूसरे केस में y आपके पास 0 था और x की वैल्यू आपके पास 4 मिलेगी। ये इसके बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली आप देख रहे हो कि जो हमने बॉक्स बनाए थे दोबारा से फिर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। जब आपके पास x 5 था, y भी 5 था, तो उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया इस वाले पॉइंट पर। यहाँ पर आपके पास रिप्रेजेंट हो गया दोनों 5 5। x 4 दिया गया, y 6 दिया गया, 4 और 6 को हमने इसमें रिप्रेजेंट करवा दिया। और फिर जैसे हम इसको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करवा देंगे, मैक्सिमम 2 पॉइंट से चाहिए, इन्होंने 3 पॉइंट्स लिए, हम 2 से भी कर सकते हैं, तो पूरी लाइन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इसमें। तो ये आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट दूसरे वाले में x हमें 5 दिया गया, y 1 दिया गया है, तो देख सकते हो 5 को 1 एक ये पॉइंट बन गया आपके पास, एंड x 4 दिया गया है एंड y 0 है, तो 4,0 ये पॉइंट बन चुका है। इसके भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, दूसरी इक्वेशन की लाइन भी आ जाएगी। सो हमने इसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड करना था, जहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो उनके पॉइंट हम इसमें से ग्राफ में से निकालेंगे। आप देख रहे हो कि ये पॉइंट जो आपके पास आ रहा है, एक तो 7 बन रहा है, दूसरा आपके पास बन रहा है इसमें से 3, तो 7,3 आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। ये आपके पास आंसर है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स को आपने x कंसीडर किया था, इसलिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स की वैल्यू आपके पास 7 आ गई एंड y की वैल्यू इसमें 3 है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हम इसमें 3 लिख लेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। ग्राफिकली इस सम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ हमें 50 दी गई है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट हमें रुपीज़ 46 दी गई है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करना है। तो आपको मालूम है कि जिसकी हम फाइंड करते हैं उसको हम लेट करते हैं, इसलिए लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हम कंसीडर कर लेंगे x एंड कॉस्ट ऑफ पेन को हम कंसीडर कर लेंगे y। सो फर्स्ट लाइन में हमें लिखा हुआ कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर, इसमें टुगेदर का मीनिंग होएगा कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। पेंसिल को हमने x कंसीडर किया था
सो 5 पेंसिल है तो 5x हो गया, टुगेदर में प्लस का साइन आ गया, 7 पेन्स थे तो 7y हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको कि इक्वेशन कैसे बन रही है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरे केस में हमें दिया गया है 7 पेंसिल 5 पेन्स, तो हम उसको 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 लिखेंगे, जो हमें इसकी कॉस्ट दी गई है। ये दो इक्वेशंस आपके पास बन जाएंगी। इन इक्वेशंस के भी हमने बॉक्सेस बनाने हैं, उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जस्ट पहले हम इसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके। आपको मालूम है कि प्लस का 7y है उस साइड जाएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 50 माइनस 7y ये बन गया। बट हमारे पास x के साथ 5 दिया गया था जो मल्टीप्लाई में था, तो वो दूसरे साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आ चुकी है। सो अगर हम इसमें y की वैल्यू को फिल करते हैं 5, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी रहेगी। आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू 50 पहले हमारे पास गिवन है, माइनस 7 के साथ y मल्टीप्लाई में है, तो y को तो हमने 5 कंसीडर कर लिया, 7 5 का होता है 35, 50 माइनस 35 ये बन जाएगा अपॉन 5। 50 में से 35 माइनस करते हैं तो 15 आता है। सो 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करवाएंगे x की वैल्यू के पास मिल जाएगी 3। दूसरे केस में हम y को कंसीडर कर लेंगे 0। अगर हमने 7 इंटू 0 करेंगे जो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो जस्ट आपके पास रह जाएगा 50 अपॉन 5। तो 5 के टर्म में 50 कहाँ पड़ जाता है 10 पड़ जाता है, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसको बॉक्स में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। जब हमने y को 5 कंसीडर किया x आपके पास 3 आ गया, जब हमने y को 0 कंसीडर किया x आपके पास 10 आ चुका है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें भी हमने x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो प्लस का 5y दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का 5y में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 जो था x के साथ मल्टीप्लाई में था, नीचे जाकर वो डिवाइड में हो जाएगा। अब इस केस में हम y को -2 कंसीडर करेंगे, तो जैसे ही इसको y को -2 फिल करते हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो उसको लिखने का वे है x इज इक्वल टू 46 माइनस माइनस बन गया प्लस 5 2 का होता है 10, 46 प्लस ऑफ 10 बाय 7, 46 प्लस 10 बन जाता है 56, और 7 के टेबल पर 56 जाता है आपके पास 8 पर, तो कैंसिल करके 8 लिख लेंगे। दूसरे केस में हम y को फिल करेंगे y और इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 46 माइनस ऑफ 5 इंटू 5 बन जाता है 25, 25 अपॉन 7 लिखेंगे। 46 में से 25 माइनस करवाते हैं तो आपके पास वैल्यू मिल जाती है 21, तो 7 के टेबल पर 21 जाता है आपके पास 3 पर। जब हमने y को -2 फिल किया था x आपके पास 8 आया, एंड जब हमने y को 5 फिल किया x आपके पास 3 आया। ये दोनों बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली आप देख रहे हो कि उन दोनों इक्वेशन से 2 लाइंस बन गई थी, इसको हमने इंटरसेक्टिंग लाइन का पॉइंट का नेम दिया। इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करना, तो आपने इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट को आपको निकालना पड़ेगा। जहाँ पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के नेम आपके पास मिल जाएंगे 3,5। और कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हमने x कंसिडर किया था, तो पेंसिल की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी रुपीज़, जो हमें 3 मिली है उसको 3 लिख देंगे, एंड पेन की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी ₹5। तो ये अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन बन चुकी है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और आपके पास कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन आ चुकी है। डैट इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी जनरल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास पेयर ऑफ 2 लीनियर वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ऐसे कि आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन दी गई होंगी, उनको कंपेयर करके हम a1 a2 b1 b2 फाइंड करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में x माइनस 2y इक्वल टू 0 दिया गया है और नीचे 3x प्लस 4y माइनस 20 दिया गया है। सो x का कोफिशिएंट हमारे पास इसमें दिया गया 1, इसमें x का कोफिशिएंट 3 है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाले x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a1 की वैल्यू होती है, नीचे वाले x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a2 की वैल्यू
वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको a1/a2 की जगह 1/3 फिल कर देंगे। ऐसे ही y के साथ हमें -2 दिया गया है और इसमें y के साथ हमें 4 दिया गया है, तो हम इसमें b1 b2 की जगह -2 और 4 फिल कर देंगे। और c1 हमें इसमें गिवन नहीं है, दूसरे में c2 हमें दिया गया -20, तो 0/-20 फिल कर देंगे। अब इस पूरे वैल्यू को आप देख रहे हो कि 1/3 जो है वो -2/4 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन बन जाएगी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब डज नॉट इक्वल टू का सिंबल आपके पास आ जाएगा उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं और कंसिस्टेंट कहते हैं। इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। a1 हमें 2 दिया गया है, a2 हमें 4 दिया गया है, b1 हमें 3 दिया गया है, b2 हमें 6 दिया गया है, c1 माइनस का 9 है और c2 माइनस का 18 है। 2 और 4 देखो एक दूसरे में कैंसिल होते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद 1/2 आपके पास आ जाएगा, 1/2। 3 और 6 भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होकर 1/2 बन जाएगा। माइनस और माइनस का साइन भी कैंसिल हो जाता है, 9 और 18 को कैंसिल करके 1/2। ये सभी वैल्यू इक्वल आ रही है 1/2 के, तो जनरल इक्वेशन बन जाती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो ये पूरी जो वैल्यू है वो इक्वल हो चुकी है, इनको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं और इसको इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट कहते हैं। तो लाइन का नेम आपके पास आ गया कोइंसिडेंट लाइन, जब सभी वैल्यू इक्वल आती है, और सॉल्यूशन का नेम है इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इसको कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। थर्ड वाले स्टेप में हम देखते हैं 1/2 हमें गिवन दिया गया है, दूसरे में 2/4 है, थर्ड में -4/12 है। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो 2 और 4 कैंसिल हो जाता है, जो कि 1/2 बच जाएगा। 4 और 12 कैंसिल होकर 1/3 आ जाएगा। तो a1/a2 इक्वल तो आ रहा है b1/b2 के, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं, नो सॉल्यूशन कहते हैं और इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है पैरेलल लाइन का, उनको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, बाकी दोनों को कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कहते हैं। ये ध्यान देना इसमें से। तो अगले सम को सॉल्व करने के लिए ये टेबल का हमें यूज़ करना पड़ेगा, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, तभी हम सम सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके सम्स। सो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो कि हमें 5x और 7x दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट जो x के साथ होता है वो a1 की वैल्यू होती है, तो हमारे पास इसमें a1 की वैल्यू दी गई है, a1 इज़ इक्वल टू 5, a2 हमें इसमें गिवन दिया गया है 7, दूसरे केस में हमें b1 दिया गया है -4 एंड b2 आपके पास गिवन है 6, c1 हमें दिया गया है 8 और c2 आपके पास गिवन है -9। ये कंपेयर करके हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसको हम डिवीज़न में लिखेंगे। 5/7 इक्वल टू -4/6 इज़ इक्वल टू 8/-9, ऐसा लिख दिया। अब हम चेक करेंगे क्या कोई किसके इक्वल आ रहा है, नहीं। ये 5/7 कभी भी 4/6 जिसको कैंसिल करके 2/3 आएगा उसके भी इक्वल में नहीं होगा, ये भी इसके इक्वल में नहीं है। तो ये किस टाइप की लाइन और सोल्यूशन बना आपके पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है और यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है और आपके पास बन रहा है ये यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सो दूसरे हिस्से में चलते हैं, तो उसमें दिया गया 9 और 18, तो उसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 9 और 18 1/2 पर जाएगा, 3/6 कैंसिल करेंगे वो 1/2 जाएगा, 12/24 भी कैंसिल होकर 1/2 पर जाते हैं। तो ये सभी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, तो उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो लाइन का नेम बन जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। एंड सोल्यूशन कौन सा बनता है इसमें, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। तो ये याद रखना, बहुत ईजी सम है, बस टेबल याद करना है, वैल्यू को फिलिंग करके चेक करना है। थर्ड पार्ट में हमारे पास आ रहा है a1 इक्वल टू 6 एंड a2 इक्वल टू 2 एंड b1 इक्वल टू -3 एंड b2 इक्वल टू -1, c1 दिया गया 10, c2 दिया गया 9। तो इसको हम चेक करेंगे, तो c/2 कैंसिल करके 3 तो बन जाता है, एंड दूसरे केस में दिया गया है -3/-1, वो भी इक्वल आ रहा है, एंड 10/9। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपके पास आती है पैरेलल लाइन एंड नो सॉल्यूशन, इसको पैरेलल लाइन कहा जाता है और नो सॉल्यूशन कहा जाता है। इस टाइप के सम थे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
नंबर थर्ड में हमारे पास दिया गया ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। इसमें हमने consistent और inconsistent के बारे में बताना है। जैसे कि आपने पीछे देखा ही था कि consistent जो होते हैं आपके पास infinite many solutions and unique solutions वाले होते हैं, जिसमें पैरेलल लाइन आती है वो आपके पास no solutions and inconsistent होता है। तो चेक करने का वे सेम एज हमारे पास है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 3x + 2y = 5 दिया गया। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले लिखेंगे A1 हमें दिया गया है इसमें से 3 अपॉन A2 दिया गया आपके पास 2 = B1 दिया गया 2 एंड B2 अपन दिया गया 3 = C1 5 है एंड अपॉन C2 7 है। अब देख सकते हो 3/2 जो है वो इक्वल नहीं है 2/-3 के, यहाँ पर हमें B2 - 3 दिया गया है एंड यह इक्वल नहीं है एंड यह C1/C2 के भी इक्वल नहीं है। तो ये किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा। तो ये वाली कौन सी टाइप की इक्वेशन होती है, इसमें हमने पढ़ा था ये कोई भी इक्वल नहीं होता। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको कहते हैं हम इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये आपके पास बन जाएगा कंसिस्टेंट। एंड दूसरे पार्ट में देख रहे हो हमें A1 दिया गया 2 एंड A2 दिया गया 4, B1 दिया गया -3, B2 दिया गया -6, C1 8 है एंड C2 9 है। 2 और 4 एक दूसरे में कैंसिल होते हैं तो 1/2 बन जाएगा। माइनस का साइन भी कैंसिल हो रहा है, 3 और 6 भी कैंसिल होते हैं, वो 1/2 बन जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास 1/2 = 1/2 एंड डज नॉट इक्वल टू 8/9 आ रही है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम पैरेलल सॉल्यूशंस एंड पैरेलल लाइन एंड नो सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, तो इसको हम लिख लेंगे इनकंसिस्टेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है A1 आपके पास है 3, A2 है 9, B1 है 5, B2 है 10, C1 7, C2 14 दिया गया है। कैंसिल करेंगे 3 और 9 कैंसिल हो जाते हैं 1/3 में, 5 और 10 भी कैंसिल हो जाएंगे 1/2 में, 7 और 14 भी कैंसिल हो जाएंगे 1/2 में। बट हमें जो 10 दिया गया है वो 10 आपके पास माइनस का है, तो इसके बाद हमारे पास 1/3 = -1/2 = 1/2 बन जाता है। तो कोई भी पॉइंट किसके भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट पॉइंट बन जाएगा, इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट वाले में हमारे पास A1 दिया गया 5, A2 आपके पास है -10, B1 दिया गया 3, B2 हमें दिया गया 6 एंड C1 11 है, C2 हमें दिया गया -22। तो 5 और 10 तो कैंसिल हो जाते हैं, रह जाएगा 1 और 2, 3 और 6 भी कैंसिल हो रहे हैं 1 और 2 एंड 11 हमें जो 3 दिया गया था माइनस का था, 11 और 22 भी कैंसिल हो रहे हैं 1/2 रह जाता है। तो 1/2 माइनस का इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, ये हमारे पास बन जाता है कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हम कंसिस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इतना इजी पॉइंट है, बस आपने कंपेयर करना है और बताने कौन से सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं सेम एज इसका 5th पार्ट दिया गया, इसमें हम लिखेंगे इस वे में कि 4/3, ये पूरा हमें A1 दिया गया, A2 हमारे पास था 2, B1 दिया गया 2, B2 दिया गया 3 = C1 8 है, C2 12 दिया गया। अब ये अपॉन के नीचे अपॉन का सिंबल है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, सो 4/3 × 1/2 बन जाएगा = 2/3 = 8/12। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 रह जाएगा। यही 8 और 12 भी 4 के ऊपर जाता है, 4 2 का 8, 4 3 का 12। जो पूरी जो वैल्यू है 2/3 = 2/3 = 2/3 मीन्स कि कोइंसिडेंट ये लाइन बन जाती है, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है और ये कंसिस्टेंट है, इट इज़ कंसिस्टेंट। अब ये हमने कर लिया इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के बाद हमें इसमें बताना है कि इफ़ दे आर कंसिस्टेंट सो इट शोइंग द ग्राफिकली शो करेंगे। तो चेक करने का सेम वे जैसे हमने पीछे किया था, हमें A1 इसमें दिया गया है 1, A1 आपके पास 1 है,
A2 2 दिया गया, B1 1 है, B2 2 है, C1 5 है एंड C2 10 दिया गया। 5 और 10 कैंसिल हो जाएंगे 1/2, ये सभी इक्वल आ रहे हैं। मीन्स कौन से टाइप का ये सोल्यूशन हुआ, ये यूनिक सोल्यूशन है। लाइन कौन सी हुई, ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये कंसिस्टेंट रहेगा, इट इज़ कंसिस्टेंट। तो इसको हम बाद में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अगले वाले पार्ट में चेक कर लेते हैं। A1 हमें दिया गया 1, A2 दिया गया 3, B1 दिया गया -1, B2 दिया गया -3, C1 दिया गया 8, C2 दिया गया 16। 8 और 16 तो कैंसिल होते हैं, 1/2 बन जाता है। 1 और 1 भी कैंसिल होता है। अब आप देख रहे हो कि 1/3 हमारे पास इक्वल आ रहा है दूसरे 1/3 के एंड डज नॉट इक्वल आ रहा है 1/2 के। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ये इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, A1 दिया गया 2, B और A2 दिया गया 4, B1 दिया गया 1, B2 दिया गया -2, C1 दिया गया -6, C2 दिया गया -4। 2 और 4 कैंसिल करेंगे, 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पर पहले से ही हमें 1 और 2 दिया गया बट माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस कैंसिल होते हैं, 2 के टेबल पर कैंसिल होगा, 3/2 मिल जाएगा। सो 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2 एंड डज नॉट इक्वल टू 3/2। अब ये आपके पास इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं और इसको हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास दिया गया A1 आपके पास 2 एंड A2 को 4 दिया गया, B1 -2, B2 -4, C1 -2 और C2 -5। इनको सॉल्व करेंगे 1/2 एंड इनको भी अगेन सॉल्व करेंगे 1/2। सो 1/2 इक्वल टू 1/2 एंड डज नॉट इक्वल टू 2/5। ये अगेन आपके पास इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बन रहा है। सो क्वेश्चन हमें कह रहा था कि जब आपके पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन बनेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट वाला बना था और थर्ड वाला बना है, उनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली आप देख सकते हो, ये हमें दो ग्राफ गिवन दिए गए हैं। जो फर्स्ट वाला जो सोल्यूशन बना था उसका ग्राफिकली हमारे पास है। इसको रिप्रेजेंट करने का वे सेम है। सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी एक्सप्लेन किया था। उन सभी के पॉइंट्स निकाल कर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। सो कोइंसिडेंट लाइन बन चुकी है आपके पास एंड देन जब ये कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी उसको हमने ग्राफ में शो करके नीचे लिखना भी है किस टाइप का ग्राफ हमारे पास है, इट इज़ कोइंसिडेंट। सेकंड वे में आप देख रहे हो कि ये आपके पास इंटरसेक्टिंग टाइप का ग्राफ बना है, तो इसको हम लिख लेंगे इस वे में, ये आपके पास है इंटरसेक्टिंग। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों ग्राफ के पॉइंट्स। जो कंसिस्टेंट आ रहे थे उनको हम ग्राफिकली शो करना था एंड देन उनके ग्राफ के नेम बताने थे। और ग्राफ कैसे शो करते हैं मैं आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें हमें गिवन दिया गया है half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। सो हमें कह रहे हैं कि पेरीमीटर का हाफ जो है आपके पास वो पहले से गिवन है, इज 36 मीटर। लिखा हुआ ना क्वेश्चन में कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। मीन्स कि हमें पेरीमीटर कितना दिया है 36 मीटर। कंडीशंस क्या है, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है। सो हम लेंथ और विड्थ को लेट कर लेंगे, इसलिए लेंथ विड्थ से ज़्यादा तो हमें विड्थ को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो हम लिख लेते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल टू x मीटर एंड लेंथ ऑफ गार्डन। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है y मीटर। क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है आपके पास है वो है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है विड्थ से। सो इसका मीनिंग हो जाता है कि हम लेंथ को y कंसीडर कर लेंगे। लिखा आ गया कि 4 मीटर मोर, इसका मीनिंग होता है इज इक्वल टू 4 मीटर का 4 लिख लेंगे, मोर का प्लस का साइन रहेगा, देन विड्थ है, विड्थ हमने x कंसीडर की थी। सो y इक्वल टू 4 प्लस x ये कंडीशन बनेगी, प्लस का x उस साइड जाएगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लिख लेंगे। दूसरे केस में हमें दिया गया है
कि पेरीमीटर ऑफ गार्डन का मीनिंग होता है कि इन दोनों का लाइक लेंथ और प्लस वाई, सभी साइड का सम को पेरीमीटर कहते हैं ना। इन दोनों का सम हमें जो गिवन है वो कितना है, 36 है। सो आगे हम इसमें हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर भी यहाँ पर गिवन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए रेक्टेंगुलर गार्डन के डिमेंशन को जैसे हम ऐड करेंगे तो उसका पेरीमीटर आएगा। सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 होगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड का नेम दे सकते हैं। तो अभी आगे हमें नेक्स्ट उसी वे में करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम इसमें से y की वैल्यू ऐड कर लेंगे, जो y इक्वल टू 4 प्लस एक्स आए थे, एंड दूसरे उसमें से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। सो अगर हम इसमें से x को कंसीडर करते हैं एट x इज इक्वल टू, अगर इसको हम x को कंसीडर करते हैं लाइक 0 कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास y इसमें से आएगा 4। दूसरे केस में अगर हम इसमें x को कंसीडर कर लेते हैं लाइक कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास 8 दिया गया तो 8 कंसीडर कर लेते हैं, तो y आपके पास मिल जाएगा 8 प्लस ऑफ 4 12। नेक्स्ट इसमें हमें x को कंसीडर करना पड़ेगा अगेन 0, फिर y को हम लिख लेंगे 36 माइनस ऑफ 0 इक्वल टू 36, एंड फिर हम x को कंसीडर कर लेते हैं कोई अनदर नंबर लाइक इसका हाफ ही 16। सो आपके पास y आपके पास मिल जाएगा 36 माइनस ऑफ 16, y इक्वल टू 20। देखो जो हमने कुछ भी कंसीडर किया है, कंसीडर करने में इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, कुछ भी लेट कर सकते हो, उस बिहाफ पर आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने 0.8 या 0.16 ही लेट करना, कुछ भी कंसीडर करोगे, वैल्यू फिलिंग करोगे, आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी और उसको ग्राफिकली आपने शो कर देना है। एंड देन हम इसका बॉक्स कंप्लीट करते थे। इसमें हमने x को कंसीडर किया था 0 और y हमारे पास आ गया था 4। दूसरे वाले में हमने x को कंसीडर किया था 8, y आ गया था 12, तो उसका ये एक बॉक्स बन जाता है। अगेन हम देखेंगे इसमें हमने x को कंसीडर किया था 0 और y हमारे पास आ गया था 36, एंड x को हमने कंसीडर किया इसमें 16 और y हमारे पास आ गया था 20। तो ये बॉक्स मैं दोबारा से यहाँ पर भी शो करता हूँ इसको। तो इसमें हमें दिया गया था हाँ जी, सो x हमने कंसीडर किया था 0, y आपके पास मिल गया था इसमें 36 और x को हमने y हमें मिला था 36। दूसरे में x को हमने कंसीडर किया था 16 और y आपको मिल गया था 20। तो इस टाइप का बॉक्स बन चुका है आपके पास, एंड देन ये बॉक्स की वैल्यू को अपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएगी। तो इस टाइप का सम था। नेक्स्ट सम की तरफ चलते